चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम। सी यहाँ पे क्या होता है, जर्नल एंट्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को सर्विस दे दी, मतलब हमने सामने वाले को लाभ दे दिया, हमारी इनकम खड़ी हो गई कि हमें सामने वाले से पैसा लेना है। पर होता क्या है कि एक बार अगर हमने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पैसा लेने का खड़ा तो हो जाता है, पैसा लेने का खड़ा तो हो जाता है, हमें पैसा ले भी लेना है, नॉट बिग डील, करेक्ट। बट द रीजन इज दैट कि उसने हमको दिया नहीं, मतलब हमने सामने को लाभ दे दिया, पैसे लेने का खड़ा भी हो गया पर पैसा मिला नहीं है, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। मड़वानी बाकी आवक गुजराती में। कमीशन इनकम ऑफ ₹10,000 were receivable in the month of March. Payment were received in the month of April by check. अब क्या होता है, कमीशन इनकम 10,000 रुपए का हमें मार्च के महीने में मिलने जैसा था, मतलब हमने सामने वाले को लाभ मार्च के महीने में दे दिया था, बराबर। तो उसका पैसा हमें अप्रैल में मिला, मतलब ईयर तो चेंज हो गया। चलिए प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि इस साल की इनकम इस साल के पीएनएल में क्रेडिट होनी चाहिए। इनकम किस साल की है, मार्च महीने की, मतलब इस साल की है। पैसा किस साल मिला, अगले साल, करेक्ट। तो इनकम तो इस साल की है तो इस साल ही बुक करनी पड़ेगी। हमें कमीशन इनकम मार्च महीने की है जो हमको मिलनी है, तो इनकम बढ़ी तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इनकम बढ़ी हम क्रेडिट कर देंगे। पैसा मिल गया होता तो कैश डेबिट करते, बराबर। अगर बैंक से मिला होता तो बैंक डेबिट कर देते, पैसा मिल चुका है एसेट इंक्रीज डेबिट कर देते। बंदे का नाम पता होता कि उस बंदे से लेना है तो बंदे का नाम डेबिट कर देते कि भाई उससे पैसा लेना है। पर अब बंदे का नाम भी नहीं पता, न कैश मिला है, न बैंक से चेक मिला है, न बंदे का नाम पता है, तो व्हाट हैपेंस, हम आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम डेबिट कर देंगे, करेक्ट। बिकॉज हमने सेवा तो दे दी, मतलब इनकम बढ़ी, हमने क्रेडिट कर दिया इनडायरेक्ट इनकम में, पीएनएल में, लेकिन हमारे पैसे मिलने के बाकी हैं, बिकॉज ना कैश मिला है, ना बैंक मिला है, ना बंदे का नाम मिला है, करेक्ट। पर मिलना तो बाकी है ना पैसा, तो पैसा मिलना बाकी है, मतलब एसेट इंक्रीज हो गई, करेक्ट। लेने का अधिकार खड़ा हो गया, एसेट इंक्रीज डेबिट कर देंगे और से कहां डालेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम में। क्लियर हो रहा है, आउटस्टैंडिंग इनकम कहां जाएगी, करंट एसेट में। एनी डाउट्स, नो डाउट्स। तो पहले हम लोग क्या करते थे, बंदे का नाम पता हो तो मिस्टर अमिताभ को डेबिट कर देते थे कि उससे पैसा लेना है, करेक्ट। अब आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम डेबिट कर रहे हैं तो भी पैसा लेना ही है, वो पर्सनल अकाउंट हुआ। अमिताभ बच्चन से जब पैसा लेना होता है वो पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और ये आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम भी क्या है, पर्सनल अकाउंट ही है, पर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मतलब अमिताभ बच्चन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नेचुरल पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो सिंपल सी बात है, कमीशन इनकम बराबर मार्च का महीने का, मार्च महीने में लेने का हुआ, मतलब इनकम बढ़ी हमने क्रेडिट कर दिया, सामने पैसा लेने का बाकी है तो एसेट बढ़ी हमने डेबिट कर दिया, बंदे का नाम पता नहीं है इसलिए आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम का नाम डेबिट कर दिया। अगले साल जब पैसा मिल जाता है चेक से, अगले साल पैसा मिल गया तो अगले साल पैसा आया चेक से तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज डेबिट कर देंगे। सामने जो पैसे लेने के बाकी थे वही मिले ना, तो जो लेने के बाकी थे वही मिले, मतलब एसेट डिक्रीज हो गई। जब एसेट बढ़ी तो डेबिट कर दिया था, अब वही पैसे मिल गए तो एसेट डिक्रीज होगी तो हमने क्रेडिट कर दिया, आएगा तो उसी में आउटस्टैंडिंग इनकम। एनी डाउट्स, नो डाउट्स। तो देखो, आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट, आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट निकल गया तो नेट एंट्री क्या हुई, बैंक टू कमीशन इनकम, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। क्लियर हो रहा है, श्योर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही एंट्री मान लीजिए कि अगस्त और अक्टूबर में होती, कि अगस्त में आपने सेवा दे दी, मतलब आपकी इनकम बढ़ी, आपने क्रेडिट कर दिया, अगस्त में पैसे मिल गए होते तो कैश डेबिट करते, कैश में मिला होता तो, चेक मिला होता तो बैंक से डेबिट करते,
बंदे से लेना बाकी होता तो बंदे का नाम डेबिट करते, तो बंदे का नाम भी पता नहीं है इसलिए आप आउटस्टैंडिंग डेबिट कर रहे हो। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। अगले 2 महीने बाद जब पैसा मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हम डेबिट कर देंगे, एसेट इंक्रीज। सामने जो पैसे लेने थे वो मिल गए, मतलब वो जो एसेट बढ़ी थी वो घट गई, क्योंकि अब लेने का कुछ खड़ा नहीं हुआ, एसेट इंक्रीज क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स? चलो क्लियर है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्च और अप्रैल है या अगस्त और अक्टूबर है, सेम ईयर में भी ऐसी एंट्री होगी, डिफरेंट ईयर में भी ऐसी ही एंट्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमीशन इनकम ऑफ ₹10,000 were receivable in the month of March. Payment were received in the month of April by check. करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, कमीशन इनकम क्या हुआ, हमें मार्च के महीने में लेना था जो हमें अप्रैल के महीने में चेक से मिल गया है। ट्रांजैक्शन और एंट्री सेम आएगी। सी कमीशन इनकम मार्च के महीने में लेने का हुआ, मतलब इनकम बढ़ी, हमने क्रेडिट कर दिया। पैसा मिल गया होता तो कैश डेबिट कर दे, चेक से मिलता होता चेक डेबिट कर दे, बंदे से लेना बाकी होता तो बंदे का नाम डेबिट कर दे। तो बंदे का नाम भी, पैसा लेने का बाकी ही है लेकिन बंदे का नाम भी पता नहीं है, तो हम आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम ही डेबिट कर रहे हैं कि पैसा लेना बाकी है। करेक्ट। इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगले साल जब पैसा मिल जाएगा तो चेक से मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ा, डेबिट कर देंगे। सामने जो पैसा लेना था वो मिल गया, तो जब लेना था तो एसेट इंक्रीज तो डेबिट कर दिए, अब मिल गया तो उतनी एसेट डिक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इसकी इफेक्ट कैसे होगी वो देखते हैं। कमीशन इनकम बढ़ी तो P&L में क्रेडिट साइड पे चली जाएगी, बिकॉज क्रेडिट हुई है तो क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। करेक्ट। और आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम, पैसा लेना बाकी है, वो एसेट बन जाएगी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा। अब ये अकाउंट है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट टैली हो जाता है, अकाउंट की बैलेंस निकलती है। तो यहाँ टैली करने के लिए 10,000 टोटल, तो बैलेंस आएगी 10,000, वो बन जाएगी नेट प्रॉफिट। करेक्ट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट है। ये कौन सी बैलेंस है, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है इसलिए डेबिट साइड पे लिखा, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गई, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे उतर जाएगी। एनी डाउट्स? चलिए फिर क्या होगा, हम बैलेंस शीट को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, P&L को नहीं करते, ट्रेडिंग P&L को नहीं करते, सिर्फ बैलेंस शीट करते हैं। अब आउटस्टैंडिंग डेबिट था, क्रेडिट होकर निकल गया, आउटस्टैंडिंग डेबिट था, क्रेडिट होकर निकल गया। और बैंक बैलेंस एक एसेट बढ़ी तो यहाँ एसेट बढ़ा के कर दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, 10,000 टैली। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही एंट्री अगस्त और अक्टूबर में होती तो क्या कोई डिफरेंस आता? हाँ, मतलब देखिए अगस्त में हमने सेवा दी तो इनकम बढ़ी, हमने क्रेडिट कर दिया, वही क्रेडिट हम यहाँ पे ले लेते। करेक्ट। फिर पैसा लेना बाकी है तो एसेट इंक्रीज हुई, हम डेबिट कर देंगे, और वही एसेट इंक्रीज हम यहाँ इस बैलेंस शीट में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में 10,000 डाल देते, और जैसे इस तरीके से 10,000 डाल देते, वैसे ही वैसे ही। फिर क्या होगा कि जैसे ही हमारी बैंक बैलेंस बढ़ी तो हम यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, और जो एसेट बढ़ी थी अब वो मिल गई है तो एसेट घट गई, तो डेबिट था वो क्रेडिट होकर निकल गया, डेबिट था वो क्रेडिट होकर निकल गया, और जो एसेट बढ़ी उसको हमने क्रेडिट करके निकाल दिया। एनी डाउट्स? चलिए सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रैंक इनकम ऑफ ₹10,000 were receivable in the month of March. Payment were received in the month of April by check. क्या होगा बताइए? Outstanding rent income debit to rent income. Account 10,000. करेक्ट। अब देखिए कैसे होगा, रेंट इनकम हमारा मार्च महीने में लेने का खड़ा हुआ था, बिकॉज मार्च में हमने लाभ दे दिया था, पैसा लेना बाकी था, तो उसकी इफेक्ट कैसे आएगी कि मार्च महीने में, इन द मंथ ऑफ मार्च, हमने लाभ दे दिया था तो इनकम बढ़ी तो हम क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट। और सामने बड़ा पैसा अप्रैल में मिला है, मतलब मार्च में तो मिला ही नहीं है, अगर मार्च में मिल गया होता तो कैश बढ़ती,
तो हम एसेट इंक्रीज डेबिट कर देते, चेक मिला होता तो बैंक से डेबिट करके एसेट इंक्रीज कर लेते। या मान लीजिए अमिताभ बच्चन से लेना बाकी होता तो बंदे का नाम खड़ा करते, भाई उससे लेना बाकी है, एसेट इंक्रीज हम डेबिट कर देते। अब बंदे का नाम भी नहीं पता है लेकिन पैसा तो लेना बाकी है ना, तो हम आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम का इस्तेमाल करेंगे कि पैसा लेना बाकी है, एसेट इंक्रीज हम डेबिट कर रहे हैं लेकिन आउटस्टैंडिंग को, बिकॉज बंदे का नाम भी पता नहीं है। करेक्ट। और आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग इनकम में, करंट एसेट में। एनी डाउट्स? और इनकम बढ़ी इनडायरेक्ट इनकम में। अगले साल जब पैसा मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज हुई, हमने डेबिट कर दिया। सामने आउटस्टैंडिंग जो लेना बाकी था वो मिल गया तो एसेट डिक्रीज होगी, क्रेडिट कर देंगे, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम में। एनी डाउट्स? देखिए अब एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, क्लियर हो गया। लेना था डेबिट कर दिया, ले लिया मतलब लेना बाकी था वो निकल गया, ले लिया तो मतलब उससे कुछ लेना बाकी नहीं रहा। अब ये डेबिट क्रेडिट आमने सामने कैंसिल हो जाएगा तो बैंक टू रेंट इनकम हो जाएगा। एनी डाउट्स? चलिए इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड अक्टूबर क्या होगा? सेम, बिकॉज अगस्त में अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम खड़ी हुई, आपने ऑफिस रेंट पे दी और रेंटल इनकम लेना खड़ा हो गया, मतलब आपने लाभ दे दिया, इनकम बढ़ी, आपने क्रेडिट कर दिया। सामने अगस्त में ही पैसा मिल गया होता तो कैश, चेक से मिला था चेक, बंदे से लेना बाकी होता अमिताभ, डेबिट कर देते कि कैश मिला एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक चेक मिला एसेट इंक्रीज डेबिट, अमिताभ से लेना बाकी है एसेट इंक्रीज डेबिट। लेकिन ये तीनों नहीं हुए, पर लेना तो बाकी है, पैसा लेना बाकी है तो एसेट तो इंक्रीज होगी, इसलिए हम डेबिट तो करेंगे ही, लेकिन बंदे का नाम नहीं पता था, आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम डेबिट कर देंगे। अगले साल जब पैसा मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट डिक्रीज सॉरी एसेट इंक्रीज डेबिट कर देंगे, और जो लेना बाकी हो मिल गया तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट कर देंगे। यानी अगले अक्टूबर में होगा तो भी, यानी 2 महीने बाद भी अगर होता है तो सेम ट्रीटमेंट होगी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। अब यहां देखने जैसा है, देखिए ट्रांजैक्शन और एंट्री सेम है। रेंट इनकम है जो मार्च महीने में लेना बाकी था, मतलब इनकम बढ़ी, क्रेडिट कर दिया, भरा, पैसा मिल गया होता कैश या बैंक से तो कैश या बैंक यहाँ डेबिट करते, बंदे से लेना बाकी है तो बंदे का नाम डेबिट करते, बंदे से लेना बाकी तो है बंदे का नाम भी नहीं पता इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम डेबिट कर दिया। फिर अप्रैल में जब पैसा मिल गया तो चेक से मिला, बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज हुई, डेबिट कर दिया, जो लेना बाकी था वो मिल गया तो एसेट डिक्रीज हुई, हमने क्रेडिट कर दिया। इनकम बढ़ी क्रेडिट, एसेट बढ़ी डेबिट। क्लियर? अब यहां पे क्या होगा, अकाउंट है स्टेटमेंट टैली होता है, अकाउंट की बैलेंस निकलती है, तो यहाँ पे 10,000 तो यहाँ टैली करने के लिए 10,000 उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है इसलिए डेबिट साइड पे लिखा तो ये क्रेडिट बैलेंस मानी जाएगी, और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे उतर जाएगी, ये टैली हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिकॉज ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट निकालना और क्लोज्ड। अगले साल नया पीएनएल बिल्कुल कोरा। करेक्ट है? अब क्या होगा, बैंक एसेट साइड पे चला जाएगा। करेक्ट, तो ये बैंक पहले हम लोग ये करते हैं, एसेट इंक्रीज हुई, वो डेबिट था वो क्रेडिट होकर निकल जाएगा, डेबिट था क्रेडिट होकर निकल जाएगा सामने वाला अकाउंट। अब क्या होगा, सामने बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक बैलेंस को एसेट साइड पे बढ़ा दिया। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। अगर यही एंट्री अगस्त और अक्टूबर में होती, नो चेंज, सिर्फ इतना ही फर्क होता कि पीएनएल भी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ये सेम ईयर में पीएनएल भी कैरी फॉरवर्ड होता है। बताने की जरूरत है, भाई अगस्त में इनकम बढ़ी हमने क्रेडिट कर दी, एसेट बढ़ी हमने बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अक्टूबर में जब पैसे मिले बैंक बैलेंस बढ़ा, हमने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया,
सामने जो लेना था वो मिल गया, तो लेना था वो मिल गया तो क्रेडिट करके निकाल दिया। एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट आए। इंटरेस्ट इनकम ऑफ ₹10,000 were receivable in the month of March. Payment were received in the month of April by check. अब इंटरेस्ट इनकम हमारा मार्च का महीने का था, मतलब इनकम बढ़ी तो हम क्रेडिट कर देंगे। सामने पैसा मिल गया होता कैश से तो कैश है एसेट इंक्रीज डेबिट कर देते। चेक से मिला होता तो बैंक बैलेंस बढ़ता, एसेट इंक्रीज डेबिट कर देते। अमिताभ से लेना बाकी होता तो एसेट इंक्रीज डेबिट कर देते डेटर बना के। पर बंदे का नाम पता नहीं है लेकिन पैसा तो लेना बाकी है ना, और पैसा लेना बाकी वाला एसेट इंक्रीज होगी हम डेबिट कर देंगे, लेकिन क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम, और वो डालेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम में। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। फिर अगले साल जब पैसा मिलेगा अप्रैल में, तब बैंक बैलेंस बढ़ेगा बिकॉज चेक से मिला है, तो बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे बराबर। और जो पैसा लेना बाकी था वही मिला, तो जब लेना बाकी था तो एसेट इंक्रीज किया, जब मिल गया तो उतनी एसेट कम होगी हम क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। क्लियर है? चलिए बराबर है, तो एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और वो जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम। ये डेबिट ये क्रेडिट निकल जाएगा तो बैंक टू इंटरेस्ट इनकम ही आएगा ना, जो कि हम नॉर्मली एंट्री करते हैं। अच्छा, अगर यही एंट्री अगस्त और अक्टूबर में होती, अगस्त में हम लोग एंट्री करते, 2 महीने बाद अक्टूबर में एंट्री करते कि अगस्त में, अगस्त का रेंट था, ठीक है, तो रेंट बढ़ा, इनकम बढ़ी, हम क्रेडिट कर देंगे। सामने पैसा ले लिया होता तो कैश बैंक डेबिट कर देते। बंदे से लेना बाकी होता तो बंदे से एसेट इंक्रीज होती, हम डेबिट कर देते। बंदे से पैसा लेना बाकी ही है, तो अगर बंदे का नाम ना लिखना हो या बंदे का नाम पता ना हो तब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हो। ये भी एसेट इंक्रीज होगी, हाँ डेबिट कर देंगे, उस पैसा लेना बाकी है, और वो जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम में। अगले साल जब पैसा मिल जाएगा तो एसेट इंक्रीज डेबिट कर देंगे, चेक से मिला है तो। सामने आउटस्टैंडिंग डेबिट था, क्रेडिट होकर निकल जाएगा। एनी डाउट्स? चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा? अगस्त और अक्टूबर में भी हो तो सेम ही एंट्री आएगी। चलिए अब देखिए, ट्रांजैक्शन सेम है, एंट्री भी सेम है, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर जाइए, वापस मैं रिवाइज करा देता हूं। एक छोटी मिस्टेक है, इंटरेस्ट की स्पेलिंग सही नहीं है, उसको ठीक कर देते हैं। अरे अरे हो क्या रहा है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल था, यानी लेना बाकी था मार्च के महीने का, जो अप्रैल के महीने में चेक से मिल गया। अब मार्च में तो इनकम खड़ी हो गई बिकॉज हमने लाभ दे दिया था, तो इनकम बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया। सामने पैसा लेना बाकी है, अगर मिल गया होता तो कैश बैंक डेबिट कर देते। बंदे का नाम पता होता तो बंदे का नाम डेबिट करते, भाई पैसा उससे पैसा लेना बाकी है। तो अगर बंदे का नाम पता ना हो या बंदे का नाम लिखना ना हो तो हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम, कि पैसा लेना बाकी है पर हम बंदे का नाम रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते। क्लियर है? अगले साल जब पैसा मिलेगा चेक से तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, हम डेबिट कर देंगे, करेक्ट। और आउटस्टैंडिंग जो पैसा लेना था वो मिल गया, हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? एनी डाउट्स? चलिए, तो एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब क्या होगा?
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम पैसा लेना बाकी है, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा, और इनकम बढ़ी वो पीएनएल में चली जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, बिकॉज क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट। अब इसका बैलेंस निकालेंगे 10,000 10,000, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टैली करने के लिए 10,000, उसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकम बढ़ी मतलब क्रेडिट बैलेंस है, मतलब यहाँ पे हमने ये बैलेंस क्यों दिखाया, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है इसलिए डेबिट साइड पर लिखा, तो ये कौन सी बैलेंस हो गई, और क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड पे, टैली हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होगी, बिकॉज पी एंड एल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अब क्या होगा कि जो आउटस्टैंडिंग लेना बाकी था वही आउटस्टैंडिंग मिल गया, तो डेबिट क्रेडिट होके निकल गया, तो डेबिट क्रेडिट होके निकल जाएगा, डेबिट में से क्रेडिट बैलेंस माइनस करते हैं, और सामने बैंक बैलेंस बढ़ा तो वापस बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, फिर 10,000 10,000 टैली हो गया। एनी डाउट्स, नो डाउट्स। अगर यही एंट्री अगस्त और अक्टूबर में होती, अगस्त में करते, अरे अगस्त में एंट्री होती बरा, और उसके 2 महीने बाद अक्टूबर में एंट्री होती बरा, अगस्त में ब्याज लेने का हुआ तो आपने इनकम बड़ी क्रेडिट कर दिया, पैसा मिलना बाकी है तो एसेट इंक्रीज डेबिट कर दिया, फिर अक्टूबर में मिला चेक से तो पैसा मिला एसेट इंक्रीज डेबिट कर दिया, सामने जो लेना था वो मिल गया बरा, एसेट डिक्रीज क्रेडिट कर दिया, मतलब एंट्री तो वही होगी, तो क्या होगा, पीएनएल बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट भी वही होगी, बस इतना फर्क है कि पीएनएल भी आगे कैरी फॉरवर्ड होगा बिकॉज सेम ईयर है, ईयर बदल नहीं रहा है, एक एंट्री अगस्त में है दूसरी एंट्री अक्टूबर में है, 2 महीने बाद, मतलब सेम ईयर में ही है, तो पीएनएल भी कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसा है वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा, नो चेंज। एनी डाउट्स, चलिए अब आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ जाएगा, करंट एसेट में आउटस्टैंडिंग इनकम नाम का अलग से ग्रुप बना सकते हैं और वो अंदर डाल सकते हैं। ओके, चलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ।